जीजी देखो तो कितनी सुंदर है, ऊपर से कांच भी है, कपड़े अंदर घूमेंगे तो दिखता भी है। हाँ, अरे छोटी, ये कांच तो है ही, लेकिन ये ऑटोमेटिक भी है। इसमें ना हमें पानी डालना है, ना ही धोना है, ना ही कुछ करना है। और तो और कपड़े भी सारे सूख कर ही बाहर आते हैं। हाय जीजी, कितने सालों से कपड़ों को पहले भिगो कर रखो, उसके बाद साबुन से घिसो, फिर सुखाओ, और इतना सब करने के बाद भी कपड़े साफ नहीं होते थे। लेकिन अब तो बस बटन चालू करने की देर है। दुख के दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। अब तो तुम दोनों खुश हो ना? अरे खुश नहीं, बहुत खुश है। इतना कि आज तो आप जो बोलोगे वो बना देंगे खाने में। अरे वाह, इसी बात पे चलो पिज्जा ही बना दो। पिज्जा? हाँ, तवा पिज्जा तो बना सकते हैं, लेकिन वो बाहर वाला पिज्जा तो ओवन में ही बनता है ना। हाँ, तो ओवन भी समझो आ ही गया है। क्या आ गया? मतलब ये कि हमने वॉशिंग मशीन के साथ ओवन भी ऑर्डर कर दिया है। जी, ये तो हमारी दिवाली से पहले ही दिवाली हो गई। अरे क्या जरूरत है ये सब फालतू चीजें मंगवाने की? पैसों की बर्बादी है बस। अरे माँ, कोई बर्बादी नहीं है। कविता और रिया ने इतने सालों तक बिना कुछ मांगे हमारा साथ दिया है। अब हमें प्रमोशन मिला है तो हमारा फर्ज है उनकी जरूरतें पूरी करना। बिल्कुल सही बात कर रहा है विशाल। आप क्या हाँ में हाँ मिला रहे? आज तक आपने मुझे कभी कुछ लाकर दिया है क्या? नहीं, ये घर, गहने, साड़ियां, बर्तन, ये सब तो ससुर जी ने दिया है ना। हम कहाँ कुछ देते हैं। अरे तू क्या हंस रही है? ये तो शुक्र मना कि मेरे बेटे इतने अच्छे हैं कि तुम दोनों का आधे से ज्यादा काम अब खत्म हो गया है। माँ जी, काम तो हमारा कभी खत्म नहीं होता। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी पढ़ाई, खाना पीना सब कुछ देखना होता है। हाँ, लेकिन अब हमारा काम आसान जरूर हो जाएगा। जी, मैं तो कहती हूँ कल से हम दोनों ना योगा क्लासेस शुरू कर लेते हैं, क्यों? हाँ, ये सही है। ये लो योगा क्लासेस के पैसे। ये मेरे बेटे तो बीवियों के पीछे पागल से हो गए। जो भी कह रही है बस हाँ में हाँ बोल रहा है। लेकिन मैं भी क्या कहूँ, कुछ कहूंगी तो बुरी सास बन जाऊंगी। माँ, मैं तो कहता हूँ आप भी सत्संग चली जाया करिए अब से। हाँ, वैसे भी घर में बैठकर हमारे सर में दर्द करती रहती है। क्या कहा? इसका मतलब है आपकी सर का दर्द भी भाग जाएगा ऐसे माँ जी? नहीं, मैं आजकल की बहुओं की तरह नहीं हूँ कि घर का काम छोड़कर योग करती रहूं। आजकल घर में कितने सारे काम होते हैं। माँ जी, हमने भी कहाँ काम करने के लिए ना कहा है। हम सब कुछ करने के बाद योगा में जाएंगे। हाँ भैया, आराम से, तुम लोगों को जो करना है वो कर सकते हो। सुनीता को इस बात की नाराजगी थी कि उसके बेटे अपनी बीवियों को कुछ ज्यादा ही खुश करने में लगे थे। वॉशिंग मशीन और ओवन आ जाने के बाद अब कविता और रिया का काम काफी कम हो गया था, जिससे वो दोनों काफी खुश थी। ये देखो, आज तो दोनों जेठानी देवरानी आराम से टीवी देख रही हैं। आप भी देखिए ना माँ जी, आइए। मुझे तो याद भी नहीं है मुझे कितना वक्त हो गया है टीवी देखे हुए। हाँ, पहले तो वक्त ही नहीं मिलता था, लेकिन आज काम जल्दी हो गया नहीं? हाँ, तो फिर रसोई की थोड़ी साफ सफाई कर लो। माँ जी, हमने वो भी कर ली। क्या? रसोई की सफाई कर ली इतनी जल्दी? हाँ माँ जी, तभी तो हम आज टीवी देख रहे हैं। आइए आप भी देखिए। ये तो अब रोज ही खाली बैठी रहेगी, कुछ तो करना होगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि माँ जी अपना खुराफाती दिमाग चला रही है? सच कहूं तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि जरूर ये कुछ सोच रही हैं। अभी बम गिराएंगी। चलो ठीक है, तुम दोनों टीवी देखो, मैं जरा बाजार होकर आती हूँ। जी माँ जी। रिया और कविता को शक तो हुआ था कि उनकी सास कुछ तो खिचड़ी पका रही है, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि अगले दिन सुशीला उनके सामने फूलझड़ी नहीं, बम नहीं, बल्कि टाइम बम लेकर आ जाएगी। माँ जी, ये क्या है? अरे ये कल मैं बाजार गई थी ना, तो वहीं मुझे अच्छी सी लहसुन और इमलियां दिख गई, तो मुझे लगा अब तो तुम दोनों काफी फ्री हो, इसी बहाने कुछ काम भी हो जाएगा। माँ जी, लेकिन हम ये लहसुन और इमली का अचार तो सर्दियों में डालते हैं ना? हाँ, सर्दियों में डालते हैं, लेकिन अब सर्दियों में वक्त ही कितना है, 2-3 महीने इधर उधर। अब देखो तुम दोनों के पास तो वक्त ही वक्त है, तो ये सब कर लो। मैंने कहा था ना, ये पक्का कुछ न कुछ करेंगी जीजी। हाँ, लेकिन मुझे क्या पता था कि इतने किलो लहसुन और इमली लेकर आ जाएंगी। चलो चलो तुम लोग शुरू करो, मैं आती हूँ अभी थोड़ी कमर सीधी करके। हमारी कमर टेढ़ी करने के बाद अब खुद आराम करने जा रही है। कुछ कहा क्या? नहीं, मैं ये कह रही थी माँ जी की इतने किलो लहसुन छिलनी है, अचार डालना है हमें। अरे तो कौन कह रहा है तुम दोनों को ये सब एक ही दिन में करना है?
तुम लोग रोज थोड़ा थोड़ा काम कर सकते हो, मैं इतनी भी जालिम थोड़ी ना हूँ। जीजी इसे करते करते हम लोगों का ही अचार बन जाएगा। रिया और कविता के पास अब जो वक्त पहले बच रहा था उसमें अब वो अचार डालने में लगी रहती थी। उन्होंने कम से कम 15 से 20 किलो लहसुन का और इमली का अचार डाल दिया था। चलो जीजी फाइनली ये तो खत्म हुआ। हाँ भाई, इससे जान छूटी। मुझे तो कुछ दिनों से बस ये अचार की खुशबू ही आती रहती थी, चाहे मैं कौन सा भी परफ्यूम लगा लूं। सच कहा जीजी, लेकिन अब इस अचार का करेंगी क्या? अरे तुम दोनों ने इतनी मेहनत की है, इसलिए मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम सबको खाने पर बुलाएं और फिर तुम दोनों अपने हाथों से सबको ये अचार देना। क्या आपने ये अचार सबको बांटने के लिए बनवाया है? हाँ, क्योंकि हम तो फिर से सर्दियों में अचार बनाते ही है ना, तो अब इस अचार का क्या करेंगे हम। जीजी कसम से अगर ये हमारी सास नहीं होती ना तो पता नहीं मैं क्या कह देती। कंट्रोल रिया, कंट्रोल। एक काम करते हैं, आज सोमवार है तो इस रविवार को हम बुआ जी, ताई जी, चाची सबको खाने पर बुलाते हैं और फिर तुम दोनों खुद अपने हाथों से सबको अचार गिफ्ट करना। कितना नाम होगा तुम दोनों का। इन्हें कब से हमारे नाम की चिंता होने लगी? कुछ तो गड़बड़ है जीजी। वो तो अब रविवार को ही पता चलेगा रिया। इस रविवार को आखिर सुशीला क्या करने वाली थी वो तो बाद में पता चलता, लेकिन अगले दिन से सुशीला के कुछ और ही कारनामे शुरू हो चुके थे। चलो बर्तन भी सारे हो गए जीजी, अब योगा क्लास के लिए चले क्या? हाँ चलते हैं, वैसे भी इतने दिनों से अचार के चक्कर में कहीं निकल ही नहीं पाए थे। अरे तुम लोग कहीं जा रही हो क्या? ये लो आ गई। शक्ल देखी इनकी जीजी, अभी कुछ कहेंगी अशुभ। हाँ माँ जी, हम योगा क्लास के लिए निकल रहे थे। अच्छा अच्छा, योगा क्लास जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे पहले ना। बस यही लेकिन कह दिया ना, अब कुछ न कुछ धमाका करेंगी। मैं ना ये गोंद लाई थी बाजार से और ये आटा भी, तो सोच रही थी रविवार को सब लोग आ रहे हैं तो क्यों ना गोंद के लड्डू ही बना देते हैं। माँ जी गोंद के लड्डू हम सर्दियों में खाते हैं, अभी क्यों बनाने हैं? अरे हम तो सर्दियों में बनाएंगे, लेकिन सारे मेहमानों के लिए अभी से बना देते हैं ना, और वैसे भी तुम दोनों फ्री ही है यही ना। कैसे जल्दी से समझ गई हैं। चलो आज मैं भी तुम दोनों की मदद कर देती हूँ, आओ आओ। गया योगा क्लास, अब पूरा दिन इन गोंद के लड्डू बनाने में ही जाएगा। सुशीला रिया और कविता से वो सारे काम करवा रही थी जो वो सर्दियों में करते आ रहे थे, बस इसलिए कि वो दोनों फ्री ना बैठ सके। और तो और अब तो सुशीला के पास रविवार मेहमान आ रहे हैं ये बहाना भी तो था। रात को जब सब लोग खाना खा रहे थे, ये कौन सी लिस्ट है माँ? ये मैंने इस रविवार के खाने की लिस्ट बनाई है। सरसों का साग, मक्के की रोटी, घर का निकला हुआ मक्खन, बूटा कुलचे, छोले, ये इतना सब घर पे बनाने वाले हैं। अरे हाँ, वैसे भी बहुत दिन हो गए हमने तंदूर को बाहर नहीं निकाला, मैंने सोचा इसी बहाने तंदूर भी काम आ जाएगा। हाँ लेकिन माँ अभी तो सर्दियां भी नहीं आई है, अभी तंदूर के आगे खड़े रहने में पसीने छूट जाएंगे। अरे कहाँ गर्मी है इतनी, मुझे तो अभी ये सर्दियां लग रही है। अरे यार थोड़ा पंखा तो कम कर दे, देखो तो मेरे हाथ भी ना ठंडे हो गए। हमारा जी जलाकर इन्हें ठंडी लग रही है। इतने सारे लोगों का खाना, वो भी तंदूर की भट्टी में बनाना, बनाते बनाते कहीं हम ही तंदूर ना बन जाए। मैं जानती हूँ माँ जी ये सब क्यों कह रही है, कि जैसे हम खाली ना बैठे, हमें थोड़ा सा भी फ्री टाइम ना मिल पाए। ये हमारी सास की नहीं बल्कि दुनिया भर की सासों की यही प्रॉब्लम है छोटी। लेकिन जीजी ऐसे तो हम कभी भी जीवन में फ्री नहीं बैठ पाएंगे। कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो सर्दियां आने तक हम खुद ही नहीं बच पाएंगे। जीजी सर्दियां आ गई है। माँ जी के टॉर्चर से तेरा दिमाग हिलने लगा है क्या? नहीं जीजी सच में सर्दियां आ गई हैं, चलो सर्दियों के कपड़े निकालते हैं। क्या? पहले तो कविता कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन जैसे ही अगले दिन रिया ने सुशीला को सर्दियों के कपड़े दिए तो कविता समझ गई कि अब बारी उनकी सास की थी परेशान होने की। माँ जी आप ऐसे कैसे बैठी हैं आंगन में, ये लीजिए शॉल ओढ़ लीजिए। शॉल? इसका मैं क्या करूंगी? अरे माँ जी आप ही तो कह रही थी कल ही आपके हाथ ठंडे हो रहे हैं, पाँव ठंडे हो रहे हैं, इसलिए आज से मैंने और जीजी ने सर्दियों के कपड़े आपके लिए निकाल दिए हैं, लीजिए पहन लीजिए। ये अच्छा किया बहू, अब सर्दियों के अचार और गोंद के लड्डू तो बन ही गया है, तो सर्दियां तो आ ही गई समझो। हाँ आ तो गई है, लेकिन
मैं ये कह रही थी कि अरे रिया, तुम भी ना, एक शॉल क्यों दिया? तुम्हें पता है ना माँ जी को कितनी ठंडी लगती है। उनके लिए मोजे और दूसरी भी बड़ी वाली शॉल लेकर आओ ना। जाओ जाओ। हाँ जीजी, मैं भी ना कितनी पागल हूँ, अभी लेकर आती हूँ। तुम्हें कंबल चाहिए क्या? ये आपने अच्छा याद करवाया पापा जी। हम आज ही सर्दियों के कंबल और रजाई आपके रूम में रखवा देते हैं। अरे तुम दोनों को इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ वैसे भी। अरे माँ जी, आप ही ने तो कहा था कि हम तो वैसे भी फ्री हैं, तो आपकी अब अच्छे से खातिरदारी करेंगी, क्यों जीजी? हाँ हाँ बिल्कुल छोटी। इसे कहते हैं नहले पे दहला। रिया और कविता ने अब उल्टा ही दांव खेलना शुरू कर दिया था। सर्दियों के कपड़े तो निकाल दिए, लेकिन अब तो सर्दियों वाले काम भी शुरू हो चुके थे। अरे कहाँ लेकर जा रही हो मुझे दोनों? आइए ना माँ जी, यहाँ बैठिए, धूप सेकिए। क्या? इतनी धूप निकली पड़ी है और यहाँ आंगन में बैठकर धूप सेकूं? अरे माँ जी, सर्दियां आ गई है ना, तो आप धूप सेकिए और यहाँ बैठकर ये लीजिए, स्वेटर बनाइए, लीजिए। अरे यहाँ बाहर आंगन में बारिश पड़ गई तो? माँ जी, आप ही ने तो कहा था जब हम अचार डाल रहे थे तब कि अब बारिश नहीं आने वाली, अब सर्दियां आ गई है, इसलिए आप बेझिझक बैठिए और स्वेटर बुनिए, लीजिए। अरे एक तो बारिश के मौसम में पहले से ही इतनी चिपचिप होती है, ऊपर से मुझे शॉल पहनाकर इन्होंने धूप में बिठा दिया। अब ये स्वेटर कौन बुनेगा भाई? क्या हुआ माँ जी, और ठंडी लग रही है क्या? मैं आपके लिए दूसरी शॉल लेकर आऊं? अरे नहीं नहीं, उसमें तो मैं तंदूर ही बन जाऊंगी। माँ जी, आप सर्दियों में बुनती है ना स्वेटर, लीजिए, हम आपके लिए सब कुछ लेकर आए हैं। आप बैठिए और आराम से धूप सेकते हुए स्वेटर बुनिए। चल छोटी, हम अंदर पंखे में बैठते हैं, क्योंकि हमें तो सर्दियां नहीं लग रही भाई। हाँ जीजी चलो। भाग्यवान, रजाई लाऊं क्या तुम्हारे लिए? आपको तो मैं बाद में देख लूंगी, रुकिए। मैं अभी अंदर जाता हूँ। बारिश के चिपचिपे मौसम में सुशीला ने जो सर्दियों के कपड़े पहने थे, उससे उसकी हालत खराब हो रही थी और अब उसे सहन नहीं हुआ, तो वो फ्रिज में से चुपके से ठंडा पानी पीने चली गई। अरे अरे माँ जी, आप क्या कर रही हैं? देखिए तो माँ जी ठंडा पानी पी रही हैं। क्या हुआ भाई? अरे देखिए, माँ जी को इतनी सर्दी लग रही है, फिर भी वो ठंडा पानी पी रही है। माँ, आपने तो कहा था उस दिन कि आपके हाथ पांव ठंडे हो रहे हैं, इसलिए आप तंदूर पर खाना बनवा रही है। हाँ माँ, अगर आपको इतनी सर्दी लग रही है तो आपको ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। अरे सुशीला जी, क्यों पी रही हो इतनी सर्दी में ठंडा पानी? माँ जी, आप नहीं जानती हमें आपकी कितनी फिक्र है। आपको सर्दी लग गई तो हमारे सर्दियों के अचार, गोंद के लड्डू, तंदूर का खाना कौन खाएगा फिर? भाई लाइए, छोड़िए इसे, ये आपकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। रिया, तुम एक काम करो, माँ के लिए गर्म पानी बोतल में डाल दो, अब वही पिया करेगी माँ। क्या? गर्म पानी? हाँ, इससे सर्दी भी कम लगेगी और आपका गला भी ठीक रहेगा। रोहन बिल्कुल ठीक कह रहा है। आज से हर रोज आप गर्म पानी पियेंगी और गर्म आग भी सेकेंगी, क्योंकि बारिश के मौसम में सर्दी लगना ये कोई आम बात नहीं है माँ। हाँ माँ, इस बात को हम हल्के में नहीं ले सकते। मैं ना अभी गर्म खौलता पानी बोतल में भर देती हूँ। अरे आप बस करो, चुप करो सब लोग, मुझे कोई सर्दी नहीं लग रही है। ना ही मुझे वो सर्दियों के कपड़े चाहिए, ना ही गर्म पानी। इस शॉल में तो मैं सीख गई पूरी। लेकिन माँ जी, फिर वो तंदूर का खाना हम... अरे कोई तंदूर का खाना नहीं बनेगा इस घर में। बस रविवार को जितने भी लोग आएंगे सबका खाना हम बाहर से मंगवाएंगे और एसी में बैठकर खाएंगे। तो फिर आपने ये अचार और गोंद के लड्डू क्यों बनवाए? वो मुझे पहले सर्दी लग रही थी, अब उतर गई। हाँ, अब माँ जी का दिमाग ठिकाने पर आ गया है। मेरा मतलब है सर्दी उतर गई, क्यों माँ जी? हाँ, उतर गई सर्दी। लाओ मुझे ठंडे पानी की बोतल दो। चलो अच्छा है, माँ की सर्दी उतर गई। जो होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है ना छोटी? हाँ जीजी। अगले दिन दोनों तैयार होकर योग क्लास के लिए जा रही थी। जा रही हो दोनों? हाँ माँ जी, थोड़ी देर में आ जाएंगे। अच्छा, मैं ये कह रही थी, जाने से पहले अगर तुम दोनों वो गाजर की बर्फी बना देते तो अच्छा रहता नहीं? हाँ हाँ माँ जी, सर्दियों में तो हम बनाते ही हैं। रिया, जा गाजर लेकर आ और माँ जी के लिए शॉल भी लेकर आना, ठीक है? वो मोटी वाली। जी जी जी, सर्दियां आ गई है ना, मैं भी लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, गाजर बर्फी हम सर्दियों में बनवाएंगे। अभी तुम दोनों जाओ, योग करके आओ। हाँ, देर हो रही होगी ना तुम दोनों को। पक्का माँ जी? आप कहे तो शॉल लेकर आऊं? अरे नहीं भाई, जाओ ना। सुनो, सब लोग यहाँ आकर खड़े हो जाओ। मैंने कल रात तक सबको बता दिया था कि आज से घर के नए नियम लागू होंगे। अब देखते हैं कि तुम सब कितनी अकल से काम लेते हो।
पहली बात, सुबह 6 बजे सबको उठ जाना है। कोई भी 7 के बाद बिस्तर पर नजर आया तो समझ लेना कि उस दिन का खाना बंद। दूसरी बात कि खाना वक्त पर खाना है। ब्रेकफास्ट 8 बजे, लंच दोपहर 1 बजे और डिनर रात के 8 बजे। 1 मिनट भी लेट आए तो खाना नहीं मिलेगा। पापा, लेकिन कभी कभार तो ऑफिस का काम हो जाता है, थोड़ी सी देरी हो सकती है ना। अरे तू मेरा बेटा है या किसी और का? ये जो शहर के बीचों बीच बंगले में मजे ले रहे हो ना, वो मेरी मेहनत से बना है। शहर में हमारा नाम है। मेरा बिजनेस तो संभाल नहीं पाए, बकवास किए जा रहे हैं। अरे हम लोग कोई छोटे मोटे लोग नहीं हैं। काम के सिलसिले में मैं तुम लोगों को घर के नियम नहीं बता पाया। अब घर वैसे ही चलेगा जिससे मेरी शानो शौकत को कोई नुकसान ना हो। अरे राजकुमार के बच्चे बहू हो तुम लोग। दुनिया तुम लोगों को नहीं, मुझे जानती है, मुझे। पापा जी, लेकिन बाजार तो जाना पड़ता है ना, सब्जी वगैरह के लिए। हर बार आपके नियम के अनुसार तो मुश्किल होगा, और घर में रहने की आजादी तो एक सी होनी चाहिए ना। तुझे क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? बाजार जाना है तो सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक का वक्त है। उसके अलावा कहीं नहीं जाना। किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि हमारे घर का राशन और सब्जी कहाँ से आती है। वो क्या है ना, लोग कॉपी करने लगेंगे, फिर उनमें और हमें फर्क क्या रह जाएगा? क्यों? राजकुमार शर्मा ने अपना व्यापार 20 साल पहले छोटे से शुरू किया था। धीरे धीरे उसने बहुत पैसा कमाया और आज उसके पास करोड़ों का व्यापार था। लेकिन पैसे के साथ साथ उसके मन में घमंड भी आ गया था। वो चाहता था कि पूरे मोहल्ले में उसकी धाक रहे, लोग उसे देखकर सलाम करें और उसकी इज्जत करें। दीदी, ये क्या हो रहा है? कल तक तो पापा जी इतने सख्त नहीं थे, आज क्या हो गया? पता नहीं क्या हो गया इन्हें। कल रात ही तो पड़ोसी मिश्रा जी आए थे, उनसे कुछ बात हुई होगी, तब से ये एकदम पागल हो गए हैं। यार, ऐसे माहौल में तो मैं नहीं रह पाऊंगी। राजकुमार के दोस्तों को लगता है कि उनके घर में और उसके घर में कोई फर्क नहीं है। राजकुमार ने सोचा कि लोग क्या कहेंगे कि इतना अमीर होकर भी अपने घर को कंट्रोल नहीं कर सकता। कहाँ चले? तुमको पता नहीं कि घर से निकलने से पहले तुमको पूछना जरूरी है कि मैं जाऊं कि नहीं? पापा, आप ये क्या कर रहे हैं? हम तो पहले भी आपकी इज्जत करते थे, फिर ये सब नियम कायदे क्यों? और वैसे भी हम लोगों की लाइफस्टाइल ऐसी है कि ये सब संभव नहीं है। प्लीज पापा, फालतू की जिद ना रखो। अरे तू चुप कर। मैंने कह दिया तो पत्थर की लकीर है। मैं देख रहा हूँ कि तुम सब मुझे हल्के में ले रहे हो। अरे 1000 कर्मचारी रोज सलाम ठोक कर जाते थे। क्या सोच रहे हो कि बुढ़ा हो गया है तो कुछ नहीं कह सकता? लेकिन मैं अभी भी वही राजकुमार शर्मा हूँ जिसने इस शहर में अपना नाम कमाया है, जिसके पास इतना पैसा है कि तुम सबकी 7 पुश्तें आराम से गुजार सकें। समझे? शाम के वक्त घर में सन्नाटा था। सब अपने अपने कमरों में बैठे थे और आपस में धीमी आवाज में बात कर रहे थे। राजकुमार अपने कमरे में बैठकर खुश था कि आज से उसके घर में उसकी औकात वही ऑफिस वाली हो गई। यार पापा को ये क्या हो गया है? मैं तो परेशान हो गया हूँ। ऑफिस में क्लाइंट्स के साथ में बैठक होती रहती है, कभी कभार देर हो ही जाती है। अब क्या करूँ? नौकरी छोड़कर घर में बैठ जाऊं क्या? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि अब घर कैसे चलाऊं। बच्चों की स्कूल की मीटिंग है कल, लेकिन वो समय तो पापा जी ने दिया ही नहीं बाहर जाने के लिए। मैं तो कहती हूँ चलो अलग फ्लैट लेकर रहते हैं। इधर अमित और सुनीता भी परेशान थे। सुनीता, मैं तो हैरान हूँ। पापा ने कभी पहले ऐसा व्यवहार नहीं किया था। क्या हो गया है इन्हें? अब इस उम्र में इनका क्या ही दिल दुखाएं। मुझे तो लगता है किसी ने कुछ कहा होगा। वैसे भी पापा जी को अपनी इज्जत और रुतबे की बहुत फिक्र रहती है। हो सकता है कि किसी ने कुछ ऐसा कहा हो जिससे उन्हें लगा हो कि उनका घर सही तरीके से नहीं चल रहा। अब तो ये हाल है कि घर लगता ही नहीं, जेल जैसा माहौल हो गया है। सुबह उठते ही डर लगता है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। अमित और सुनीता भी बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक बाहर से जोर से थाली गिरने की आवाज आती है। सुनीता बाहर जाती है। ये वक्त है खाना देने का। जब कल मैंने साफ कह दिया था कि मुझे 9 बजे खाना चाहिए, मतलब चाहिए, तो 9:25 पर मेरे सामने खाना क्यों आ रहा है? पापा जी, वो थोड़ा सिलेंडर खत्म हो गई थी तो वापस दूसरी गैस लगाने में टाइम लग गया। सिलेंडर खत्म होने वाला था तो ये पहले से पता होना चाहिए ना। अब मुझे खाना नहीं खाना। और मैं क्या, इस घर में अब कोई खाना नहीं खाएगा। अब सीधा सुबह खाना खाया जाएगा। जाओ, सारा खाना फेंक के रसोई में ताला लगा दो। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी समय के बाद खाना खाए। जो खाना खाने का समय है, खाना उसी समय पर खाया जाएगा। प्रिया ससुर की बात सुनकर रोती हुई वहाँ से निकल जाती है। सुनीता सारा खाना बटोरती है और किचन में रखकर ताला लगा देती है। थोड़ी देर बाद विकास वहाँ आता है। अरे सुनीता, तुम ताला क्यों लगा रही हो? भूख लग रही है, मुझे खाना दो। भैया, पापा ने खाना देने से मना किया है।
बोल रहे हैं कि अगर 9 बजे जिसने खाना नहीं खाया वो फिर खाना नहीं खाएंगे। साथ ही ये भी कहा कि ये पूरा खाना फेंक दें। अरे, ये क्या बात हुई? मुझे भूख लगी है और बना बनाया खाना फेंका जा रहा है। भैया, ये पापा का नियम है और अब हम लोगों को नियम से ही चलना पड़ेगा। आप तो जानते हैं फिर क्या होगा अगर हमने उनकी बात नहीं मानी तो। बाकी आप कमरे में जाइए, प्रिया भाभी रो रही हैं, उनको शांत कराइए। विकास कमरे में जाता है जहाँ प्रिया उसे सारी बात बताती है। प्रिया भी विकास से बात कर ही रही होती है कि अमित वहाँ आ जाता है। भैया वो अपना फ़ोन दीजिए, पापा के पास जमा करना है। अरे फ़ोन? लेकिन अभी तो मेरे ऑफिस की इम्पोर्टेंट मीटिंग होनी है, क्लाइंट फॉरेन का है और वहाँ पर दिन होता है जब हमारे यहाँ रात होती है, तो तुम्हें तो पता होगा ना। हाँ भैया, पर ये बातें पापा से कर लीजिए, उन्होंने तो मुझे बस भेजा है कि मैं आप दोनों का फ़ोन लेकर उनके पास जमा करवा दूँ। फोन जमा करवा दूं? ये क्या बात होती है? फोन तो इमरजेंसी के लिए होता है ना। रात बेरात अगर किसी को हमारी जरूरत पड़ी तो। तभी पीछे से ससुर आ जाते हैं। क्या मतलब जरूरत पड़ी तो? ये शरीफों का घर है, इज्जतदार पैसे वाले रुतबे वाले लोगों के घर में ऐसे ही नहीं कोई मुंह उठा के फोन कर देगा कभी भी। रात में किसी के पास कोई फोन नहीं रहेगा। चुपचाप दोनों अपना फोन दो, मुझे नींद आ रही है। राजकुमार सभी का फोन लेकर वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह राजकुमार ने अपने नियमों को और भी सख्त बना दिया। सुनो सब लोग, आज से एक और नियम है, खाना खाते वक्त कोई भी बात नहीं करेगा, चुपचाप खाना खाकर उठ जाना है। और हाँ, टीवी भी सिर्फ अब रात के 8-9 बजे तक ही चलेगी, इसके अलावा कोई टीवी नहीं देखेगा। मोबाइल भी रात 10 बजे के बाद बंद करके मेरे पास जमा करना। पापा जी, मोबाइल तो जरूरी है, अगर कोई इमरजेंसी हो तो। इमरजेंसी का मतलब क्या है? मैं हूं ना घर में, कोई समस्या होगी तो मैं देख लूंगा। तुम लोगों को मोबाइल की जरूरत नहीं है, बस टाइम पास करने के लिए इस्तेमाल करते हो। पापा ये आप क्या कह रहे हैं? आजकल तो सब काम मोबाइल से ही होता है, ऑफिस से भी कॉल आती रहती है। पापा प्लीज, ये तो किसी के घर का नियम नहीं होता है ना। खासकर बड़े घरों में तो और भी ज्यादा लोगों के पास मोबाइल होते हैं, हर हाथ में 4-4 मोबाइल। अच्छा, मुझे पागल समझा है? अरे तेरा काम ऑफिस में खत्म हो जाना चाहिए, घर आकर भी काम क्यों करता रहता है? मैंने कह दिया तो अब मोबाइल रात को बंद ही करके देना है। इस तरह राजकुमार ने घर में तानाशाही शुरू कर दी थी। सब लोग परेशान थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कह सकता था क्योंकि वो घर के मुखिया थे और सबकी आर्थिक जरूरतें उन्हीं पर निर्भर थी। महीना भर गुजरने के बाद घर का माहौल और भी खराब हो गया था। प्रिया के मायके से फोन आया कि उसकी माँ बीमार है, लेकिन राजकुमार ने उसे जाने की इजाजत नहीं दी। पापा जी, प्लीज मुझे मायके जाने दीजिए, मम्मी बहुत बीमार है। नहीं, तू कहीं नहीं जाएगी। तेरी माँ को क्या हो गया है? डॉक्टर को दिखा देंगे, ठीक हो जाएगी। तू यहाँ से जाकर क्या करेगी? वैसे भी बड़े घर की बहुएं जरा जरा सी बात पर भागा नहीं करती मायके। छोटी बात? मेरी माँ की तबीयत खराब है और आपको छोटी बात लग रही है? पापा, कम से कम एक बार तो जाने दीजिए, देख आऊंगी कि क्या हाल है। मैंने कह दिया ना कि नहीं जा सकती। ये सब बहाने हैं, एक बार जाने देंगे तो फिर रोज कोई ना कोई बहाना बनाकर मायके भागती रहेगी। ये कोई छोटे परिवार की बहू नहीं है। बहू को गुस्सा आ जाता है, वो वहां से पैर पटक कर निकल जाती है, लेकिन सब चुप थे क्योंकि वे जानते थे कि राजकुमार से उल्टी बात करने का मतलब है कि घर से निकाल देना। अब तो मोहल्ले में भी लोग अब राजकुमार के घर के बारे में बातें करने लगे थे। सुनो, राजकुमार का घर देखा है आजकल? एकदम जेल जैसा हो गया है। कोई हंसता बोलता नजर नहीं आता। पता नहीं किस बात का घमंड रखा हुआ है। अरे पैसे वाले तो हम भी हैं। हाँ, मैंने भी देखा है। प्रिया और सुनीता बिल्कुल उदास रहती हैं। पहले तो हंसी मजाक भी करती थीं, अब तो बात भी नहीं करती ठीक से। और तो और अब तो घर में भी ज्वेलरी और भारी साड़ी पहनकर घूमती हैं, जैसे किसी सीरियल की शूटिंग कर रही हूँ। ना जाने खुद को क्या समझता है ये परिवार। पैसा आ गया तो लगता है दिमाग खराब हो गया। बच्चों को इतना परेशान करता है, बच्चे भी सोचते होंगे कहाँ फंस गए। मुझे तो पहले से ही शक था कि राजकुमार में कुछ तो गड़बड़ है। इतना दिखावा करता है, हमेशा अपनी अमीरी का रौब झाड़ता रहता है, लेकिन इस बार तो उसने हद ही कर दी। धीरे धीरे मोहल्ले में राजकुमार को लेकर बातें बढ़ने लगी। लोग उससे दूरी बनाने लगे। जब वो किसी से बात करता तो लोग जल्दी जल्दी अपना काम निपटाकर वहां से चले जाते। 2 महीने बाद एक दिन राजकुमार अचानक बीमार हो गया। उसे तेज बुखार आ गया और डॉक्टर ने कहा कि उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती करना होगा। आपके पिता को हार्ट अटैक आया है, हालत काफी गंभीर है, अगले 48 घंटे बहुत जरूरी हैं। ये सुनकर सब परेशान हो गए, लेकिन किसी का मन उनके साथ अस्पताल में रहने का नहीं था। क्या बात है,
कल मेरे पास कोई नहीं रुका था, खाना भी लेकर कोई नहीं आया। वो क्या है ना पापा जी, आपने ही 12 बजे के बाद बाहर निकलने के लिए मना किया था ना, तो इसलिए। तभी राजकुमार का बड़ा बेटा वहां आ जाता है। वो रात को आपको स्टाफ फोन कर रहा था, कुछ इमरजेंसी थी, लेकिन आपने फोन ही नहीं उठाया। वो क्या है ना डॉक्टर साहब, हम लोगों के घर रात में फोन जमा हो जाता है, तो कितनी भी इमरजेंसी क्यों ना हो, फोन कोई नहीं उठाता। राजकुमार सब सुन रहा था। उसे समझ आ रहा था कि वो घर में नियम कायदे लगाकर अपने ही बच्चों को खुद से दूर कर रहा था। अब राजकुमार को अपनी गलती का एहसास होने लगा। अस्पताल के बेड पर लेटे लेटे वो सोच रहा था कि उसने घर में कैसा माहौल बना दिया था। देखिए राजकुमार जी, आपको अपनी लाइफस्टाइल बदलनी होगी। इतना तनाव और गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। घर में भी खुशी का माहौल रखिए। अस्पताल से वापस आने के बाद राजकुमार ने घर में बैठक बुलाई। सुनो सब लोग, मैं जानता हूं कि मैंने तुम सबके साथ गलत व्यवहार किया है। मुझे लगता था कि सख्ती करने से घर में अनुशासन रहेगा और लोग हमारी इज्जत करेंगे, लेकिन मैं गलत था। मैंने तुम सबको परेशान किया है और अपनी ही सेहत बिगाड़ी है। पापा जी, आप ठीक हो गए हैं, यही काफी है। नहीं बेटी, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ के पास तक नहीं जाने दिया। कितना गलत था मैं। अब से कोई भी सख्त नियम नहीं होगा, सब अपनी मर्जी से रहें। पर पापा जी, अब तो देर हो चुकी है। आपकी सख्ती का असर पूरे परिवार पर पड़ा है। मेरी माँ की तबीयत और खराब हो गई थी और अब डॉक्टर कह रहे थे कि अगर वो पहले आई होती तो इलाज बेहतर हो सकता था। आप तो जानते ही हैं कि मैं इकलौती बेटी हूँ। मेरा भी ऑफिस में प्रमोशन नहीं हुआ क्योंकि मैं काम पर ध्यान ही नहीं दे पा रहा था। पापा, मैं वहीं का वहीं रह गया। मैंने भी नौकरी के लिए अप्लाई किया था, लेकिन इंटरव्यू के दिन आपने जाने ही नहीं दिया था। अब वो मौका निकल चुका है। पापा, सुनीता को भी उसके माँ बाप ले गए। वे भी अब अलग रहने के लिए कह रहे हैं। हम लोगों ने अपनी पूरी कमाई और जेवर रखकर फ्लैट ले लिया है। अब हम इस घर से निकल रहे हैं। पापा, आपको पता है कि रिश्ता क्यों टूटा? क्योंकि सुनीता के घर वालों को लगता है कि हमारे घर में कुछ गड़बड़ है। उन्हें पता चल गया था कि आप कैसे सबको परेशान करते हैं। वो तो रोते रोते गई है। बेटा, मुझे माफ कर दे, मैंने सबकी जिंदगी खराब कर दी। मैं वादा करता हूँ, मैं छोटी बहू को घर वापस लेकर आऊंगा। अगले दिन राजकुमार सुनीता के घर जाता है। वहाँ उसके पिता। क्या समझा आपने हमारी बेटी को? माना हमारे पास आपके जितना पैसा नहीं है, लेकिन इज्जत आपसे कम नहीं। आपने मेरी बेटी को नौकरानी समझा है या पिंजड़े में रहने वाली चिड़िया? मैंने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो, लेकिन आपने तो उसका करियर बर्बाद कर दिया। और बेहतर होगा कि आप यहाँ से जाएं। देखिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। सुनीता बेटा, तुझे जहाँ नौकरी करनी है, जब नौकरी करनी है कर। मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगा। अपने पापा को माफ कर दे बेटा। सुनीता सर झुकाकर खड़ी रहती है। उसके संस्कार नहीं है कि वो बड़ों से जबान लड़ाए। वो ससुर के साथ घर आ जाती है। उसे देखकर अमित खुश हो जाता है, लेकिन मोहल्ले में भी राजकुमार की इज्जत कम हो गई थी। जिन लोगों से वो चाहता था कि वो इसकी इज्जत करे, वही लोग अब उसे अजीब निगाहों से देखते हैं। देखा राजकुमार का हाल? अपने ही घर में तानाशाही करके खुद बीमार हो गया। पता चला है दिल का दौरा पड़ा था। बच गया ये तो। सही कहते हो, बेचारे बच्चे कितने परेशान थे। अब जाकर उन्हें आराम मिला होगा। घर पर भी परेशान करता था, अस्पताल में भी। अरे छोटी बहू को तो उसके माँ बाप ले भी गए थे इससे परेशान होकर। राजकुमार को एहसास हो गया कि उसकी सख्ती ने किसी का भला नहीं किया था। ना तो उसकी इज्जत बढ़ी और ना ही घर में अनुशासन आया। उल्टे सबको परेशानी हुई और उसकी अपनी सेहत बिगड़ी। अरे दोस्तों, कैसे हो? मैंने तुम लोगों की बातें सुन ली। वैसे मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि बुरे को दुनिया बुरा ही कहेगी। पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि काश मैंने पैसे के अहंकार में आकर इतनी गलती ना की होती। मुझे समझ में आ गया है कि सच्ची इज्जत प्यार और सम्मान से मिलती है, ना कि डर और सख्ती से। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। अच्छा किया जो आप समझ गए। वैसे हम भी पुराने वाले राजकुमार को बहुत मिस कर रहे थे। तो चलें एक एक कप टपरी वाली चाय पर। राजकुमार घर आकर। प्रिया बेटा, मैंने घर में तुम्हारी माँ के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। 24 घंटे उनकी देख रेख में नर्स रहेगी और तुम उनके खाने पीने का ख्याल रखना। थैंक्स पापा जी, मुझे उनकी बहुत चिंता रहती थी। मुझे पता है बेटा, अब मेरे हाथ में जितना होगा मैं करूँगा। तुम लोगों के लिए ये ससुराल नहीं, मायका ही है समझो। अच्छा, एक कप चाय मिलेगी क्या?
पर पापा जी, ये तो खाने का वक्त है। अब समय सिर्फ दिल का होगा। जो दिल चाहे वो करो। घर का माहौल धीरे धीरे सुधरने लगा था, लेकिन जो नुकसान हो चुका था वो भरपाई मुश्किल थी। राजकुमार ने सीखा था कि पैसा और रुतबा इंसान को अच्छा बना सकता है या बिगाड़ भी सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि इंसान इसका इस्तेमाल कैसे करता है। असली अमीरी तो खुशहाल परिवार में है और सच्चा रुतबा तो प्यार और इज्जत में है, ना कि डर और सख्ती में।